हेलो गुड इवनिंग नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो आज का टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज का टॉपिक हम बात करेंगे संविधान और संविधानवाद की। कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपकी जितने भी परीक्षाएं अभी वर्तमान में चल रही हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो, यूपी पीजीटी हो, हरियाणा पीजीटी हो, यूपी या इसके अलावा टीजीटी एग्जाम हो, या आप यूपीएससी आईएएस पीसीएस दे रहे हैं, इन सभी परीक्षाओं में संविधान और संविधानवाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो आपसे हर परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आप सभी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इसको हम डिटेल में बात करेंगे। डिटेल का मतलब है कि आपके उन सभी परीक्षाओं के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि किसी प्रकार से आपसे प्रश्न जो है वो अगर पूछा जाए तो आप प्रश्न को सॉल्व कर पाए। देखो, संविधान को आप सभी जानते हैं, संविधान इज ए सेट ऑफ रूल्स। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि संविधान क्या है, तो संविधान बोलोगे कि संविधान एक नियमों का ऐसा समुच्चय है जिसके माध्यम से देश की सरकार चलाई जाती है। उसे आप क्या कहते हो? उसको आप संविधान कहते हो। और संविधानवाद क्या है? तो संविधानवाद जो है ये सेट ऑफ रूल्स तो संविधान हो गया। संविधानवाद एक वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया के हर कंट्री में संविधान है, बहुत से देशों में संविधान है, लेकिन अब जहां संविधान है, क्या वो संविधान संविधान के नियमों अनुसार चलाया जा रहा है? उसे कहेंगे आप संविधानवाद कहेंगे। तो वर्तमान समय में ऐसे बहुत सारी कंट्री हैं, जैसे आप चीन की बात कर लो, आप पाकिस्तान की बात कर लो, वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन क्या चीन में और क्या पाकिस्तान में सरकार जो है उसके अकॉर्डिंग चलाई जा रही है? क्या वहां पर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हैं? क्या लोकतांत्रिक मूल्य हैं? तो संविधानवाद जो है ये मूल्य आधारित एक संकल्पना है। और संविधान जो है ये सेट ऑफ रूल्स हैं, जिसे कहते हैं नियमों का समुच्चय। यानी कि अगर किसी से कोई कहे कि मैं कहूं कि मैं शादीशुदा हूं, अब शादीशुदा होना और एक ऐसा पति होना जो हमेशा अपनी पत्नी के प्रति प्रतिबद्ध रहे, इन दोनों में डिफरेंस है। उसी प्रकार से संविधान होना पर संविधानवाद होना, इन दोनों में अंतर है। संविधानवाद वहां होता है जहां पर आप उन वैल्यू को, उन मूल्यों को लेकर चलते हो, और संविधान से मतलब होता है कि जहां सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सिर्फ नियमों का समुच्चय, उसे आप संविधान कहते हो। आइए इसको डिटेल में समझते हैं कौन से कॉन्सेप्ट हैं। आइए सारी चीजों को जानते हैं, सारी चीजों को देखते हैं, सारी चीजों को समझते हैं। संविधान और संविधानवाद में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? लिखित तथा अलिखित नियमों के कानूनों का समूह जिसके राज्य नागरिकों के बीच संबंधों का आधार या सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य संबंधों और शक्तियों का विभाजन किया जाता है, उसे आप संविधान कहते हैं। भाई, संविधान क्या है? संविधान की बेसिक सी परिभाषा है कि लिखित तथा अलिखित नियमों और कानूनों का समूह। अब ऐसा नहीं है कि संविधान सिर्फ लिखे गए। जसविंदर कौर गुड इवनिंग, अविनाश गौतम गुड इवनिंग, कोमल एलावत गुड इवनिंग नमस्कार। तो लिखित और अलिखित नियमों का समूह या समुच्चय। भाई, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, सऊदी अरब का संविधान अलिखित है, न्यूजीलैंड का संविधान अलिखित है। तो जरूरी नहीं लिखित हो, वो लिखित हो या अलिखित हो, लिखित और लिखित नियमों का एक समुच्चय, एक नियमों का एक समूह जिसके राज्य नागरिकों के बीच संबंधों का आधार या सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य संबंधों शक्तियों का विभाजन किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? और नागरिकों के बीच संबंधों का आधार कि भाई राज्य और नागरिकों के मध्य कैसे संबंध है। अब जैसे इंडिया का संविधान है, भारत का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, पाकिस्तान का संविधान है, श्रीलंका का संविधान है। तो भारत के संविधान में राज्य यानी हमारा देश और नागरिकों के मध्य किस प्रकार के संबंध है, ये अलग प्रकार से निर्धारित किए गए। अमेरिका में देखोगे वहां अलग अलग प्रकार से हैं, वही ब्रिटेन में देखोगे अलग प्रकार से हैं, पाकिस्तान में और भी अलग प्रकार से हैं। तो हर कंट्री में जो नागरिक होते हैं और राज्य होता है उसके भी संबंध होते हैं। भारत में क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लो मैं आपको मौलिक अधिकार दे रहा हूं, लो आपके मौलिक कर्तव्य भी है, मैं आपको डीपीएसपी भी दे रहा हूं। तो हमारे कंट्री में अलग संबंध है और उनकी कंट्री में अलग संबंध है। सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य संबंधों शक्तियों का विभाजन। अब सरकार के विभिन्न अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के मध्य जो शक्ति का विभाजन है, इसका जो क्लियर एक ग्राफ है या क्लियर एक प्रकार से जो स्पष्ट विभाजन है
या किसके पास कौन सी शक्ति है, ये सारी पावर भी आपको भारत के संविधान में या दुनिया के किसी भी संविधान में देखने को मिल जाती है। तो संविधान एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। संविधान का मतलब होता है नियमों का समुच्चय का वह संग्रह जिसके माध्यम से देश की सरकार चलाई जाती है और जिसके माध्यम से सरकार और नागरिकों के मध्य संबंधों की स्थापना की जाती है और जिसके माध्यम से सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य शक्ति के विभाजन को सुनिश्चित किया जाता है। भारतीय संविधान के संबंध में यह एक गतिशील दस्तावेज है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो कि भाई भारतीय संविधान कैसा दस्तावेज है, तो भारतीय संविधान क्या है जी, देखो भारतीय संविधान एक गतिशील दस्तावेज है। अगर आपने कभी सोचा है कि संविधान रिजिड होता तो क्या होता, अगर संविधान फिक्स्ड होता, मान के चलो कि इंडिया का संविधान पहले बना था वैसे ही बना रहता कि कभी कुछ बदलाव भी नहीं होगा, इतनी सीटों की संख्या रहेगी लोकसभा की, ये बढ़ेगी नहीं, या कोई भी जो नियम था वो नियम अगर परिवर्तित नहीं होता तो संविधान किस प्रकार का संविधान रह जाता। भाई समाज एक गतिशील है और समाज बदलती रहती है, तो समाज को चलाने के लिए नियम बनाए गए। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी है? तो थोड़ी ना कि जिस कंट्री में संविधान नहीं है वो कंट्री नहीं है या वो बेकार कंट्री है। संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि संविधान अगर होता है तो नियम होते हैं और नियम के माध्यम से समाज को संचालित किया जाता है। तो संचालन में जो समाज है उसकी जो दिशा है वो बड़ी अच्छी इस प्रकार से दिखाई देती है। भाई भारत में संविधान है तो आप संविधान के नियमों अनुसार चल रहे हो। उसमें लिखा है कि हमारे देश में सरकार 5 साल की होगी। अब मोदी जी कहते कि नहीं मैं तो 20 साल पीएम रहूंगा, बिना चुनाव के रहूंगा, तो मामला गड़बड़ हो जाता। हमारे देश में नियम बने हुए हैं कि सरकार 5 साल के लिए रहेगी, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होगा, सरकार हमेशा जिम्मेदार रहेगी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं, ये जो चीजें हैं ये संविधान के माध्यम से सुनिश्चित होती हैं। अगर संविधान नहीं होता, अगर नियम ही नहीं होते तो व्यवस्था कैसे होती? तो किसी भी राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान अति महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। संविधान सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसके ना व्यवस्था की प्रकल्प नहीं कर सकते आप। मैं आपसे कहूं कि कोई नियमों के बिना कोई व्यवस्था चलती है? नहीं चलती। तो नियम इसमें लिखे व्यवस्था को चलाने के लिए। तो राज व्यवस्था की जो आप सोच में लाते हो राज व्यवस्था, वो तभी आ सकती है अब संविधान होगा। लेकिन अब संविधान होना और संविधान तो नियम हो गए, अब उन संविधान के नियमों के अनुसार देश को चलाना, उन लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना, लोगों के लिए संविधान जिसके लिए बनाया गया, भाई संविधान का पर्पज क्या था कि समाज में नागरिकों को, समाज में लोगों को एक ऐसी दिशा दी जाए, ऐसी दशा भी दी जाए, ऐसी डायरेक्शन, ऐसी सिचुएशन दी जाए जिससे लोगों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। भाई क्यों आपने नियम बनाए? जैसे पहले चाहे मैं पैदा हुआ, दूसरा वाला बंदा पैदा हुआ, तीसरा लोग पैदा हुआ, सभी ऐसे ही पैदा हुए। फिर सबने नियम बनाए कि नियमों के अनुसार रहेंगे, तुम्हारी शादी इसके साथ होगी, तुम्हारे ये है, तुम ये हो, तुम्हारा ये कार्य रहेगा। अब लोग अपने नियमों के अनुसार रहने लगे तो उससे क्या हुआ कि एक दूसरे की स्वतंत्रता में कोई अड़चन ना पैदा करे और सब अपनी लिबर्टी का पूर्ण प्रयोग करेंगे। इसके लिए क्या हुआ? नियम बनाएंगे। ये क्लास जो है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की तुलनात्मक राजनीति का चैप्टर चल रहा है, तुलनात्मक राजनीति क्लास है। अगर मान के चलो रोड पे जा रहे हो, एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, रोड पे जा रहे हो और संविधान क्या है? संविधान, रोड पे आप चल रहे हो, ट्रैफिक है और कोई नियम नहीं है, रेड लाइट है ही नहीं, तो एक इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, दोनों की टक्कर, एक्सीडेंट होंगे। भाई रेड लाइट क्यों बनाएगी? रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट का जो प्रोविजन है वो क्यों किया गया? क्योंकि लोग इसका पालन करेंगे तो एक दूसरे की स्वतंत्रता का से कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, सब अपना अपना आनंद प्राप्त करेंगे। तो अब अपना अपना आनंद प्राप्त करेंगे, यही संविधान है। संविधान में भी यही किया गया कि लोग अपने समाज में ऐसा एक नियमों का समुच्चय बना दिया जिसका सब पालन करेंगे तो सबको थोड़ा थोड़ा आनंद प्राप्त होगा। लेकिन अब संविधानवाद क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक नया कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने संविधान तो बना लिया, लेकिन उस संविधान से क्या वाकई संविधान से लोगों को बेनिफिट हो रहा है? क्या उससे जो मूल्य थे संविधान के, जो लोकतांत्रिक मूल्य थे, लोक कल्याणकारी राज्य के जो मूल्य थे, उन मूल्यों की स्थापना हो पा रही है? इराक है, ईरान है, या वर्तमान में पाकिस्तान है, या ऐसे बहुत सारी कंट्री है, नॉर्थ कोरिया, लोग कहते हैं चाइना को भी आप देख लो, चाइना एक एग्जाम्पल है।
तो क्या जिसके लिए संविधान बना था, जिन नियमों के लिए, नियमों की स्थापना जिन नागरिकों के विकास के लिए करी गई थी, क्या वो विकास हो पा रहा है? क्या वो चीजें बन पा रही हैं? उत्तर आता है नहीं बन पा रही है, बिल्कुल नहीं बन पा रही है। चलिए आइए समझते हैं इन चीजों को आगे के लिए। आगे आपको कई सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। संविधान जो होता है इसके कई प्रकार होते हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसके कई प्रकार होते हैं। दुनिया में आप कई प्रकार के संविधानों के बारे में पढ़ेंगे। दुनिया में कई प्रकार के संविधान आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे लिखित संविधान है, अलिखित संविधान है। लिखित जैसे भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, हमारे पापी पड़ोसी देश पाकिस्तान का संविधान, नेपाल का संविधान, बहुत सारी कंट्री हैं दुनिया में। मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन ही है, लिखित है। अलिखित संविधान से प्रश्न सवाल आता तो आप लोग घबरा जाते हो, सिर्फ ब्रिटेन के नाम ले देते हो। ब्रिटेन नहीं है, ब्रिटेन के अलावा न्यूजीलैंड का भी संविधान अलिखित है, सऊदी अरब का भी संविधान अलिखित है। ये भी आप एग्जाम्पल में जोड़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है समझ आ जाएंगी। निर्मित, विकसित और औपचारिक प्रभावी संविधान के प्रकार है। निर्मित जो जिसका निर्माण किया गया हो, संविधान सभा ने जिसका निर्माण किया हो, जैसे भारत का, अमेरिका का। विकसित जैसे आप देखोगे तो ब्रिटेन का संविधान विकसित है। भाई विकसित का मतलब क्या है कि एक दिन में बैठ के नहीं बना, वो एक लंबी प्रोसेस चली आ रही है, नियमों का समुच्चय। तो नियम कई प्रकार से बन सकते हैं ना। अब आप में एक बात बताइए, कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी समाज में, जैसे कि आप हरियाणा से हो, यूपी से हो, तो आपने देखा है कि कभी कभी हमारी समाज में क्या होता है कि राजस्थान से हो या बिहार से हो, तो कभी कभी हमारे समाज में कुछ नियम लिखे रहते हैं, हम उनका पालन करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि नियम लिखे नहीं है लेकिन हम उनका पालन करते जा रहे हैं। जैसे बुजुर्गों का हम रिस्पेक्ट करेंगे तो हम करेंगे। अब हमारे समाज में एक नियम सा बन गया है कि भाई आपको शादी जो है माता पिता की उससे करनी है, तो लोग करते हैं। तो नियम क्या है, लिखा हुआ तो नहीं है। तो कभी कभी संविधान का भी जो डेवलपमेंट इसी प्रकार से होता है कि संविधान सभा ने उसे बैठ के नहीं लिखा होता। भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बैठकर लिखा। 63,96,729 रुपए खर्च हुए। ऐसा हर जगह नहीं होता। तो सीधा सीधा सवाल आपके एग्जाम में इसी प्रकार से पूछ लेता है और आपको इस प्रश्नों के उत्तर जो है आपसे पूछे जाते हैं कि किस प्रकार का संविधान है। भारत का संविधान गतिशील है और भारत का संविधान जो एक बार में हमने बना दिया, लेकिन ब्रिटेन का संविधान जो है वो डेवलप हुआ धीरे धीरे। औपचारिक, प्रभावी। लिखित संविधान संविधान सभा द्वारा अनुमोदित तो पारित होते हैं। लिखित संविधान वो होते हैं संविधान सभा बैठ के बनाती है। संविधान सभा ने बैठ के जिसको बना दिया उसको आप कहेंगे लिखित संविधान। अलिखित संविधान में कानून या विधि को संविधान सभा द्वारा पारित नहीं किया जाता, बल्कि उन प्रथाओं और कानूनों का वही तरह का पालन किया जाने लगता है। मैंने कहा ना कि अलिखित संविधान ट्रेडिशन पे बेस्ड होता है। कॉमन एलावत जी भी हम समझेंगे, अभी हम समझेंगे संविधानवाद क्या है, अभी हम समझेंगे इसकी बारे में, समझेंगे संविधानवाद क्या है। बड़ा सिंपल तरीका से आप समझ जाओगे। मैं आपसे प्यार करता हूं और एक्चुअल में प्यार क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस है ना, इसी को आप समझेंगे आज। तो अब क्या है कि जो संविधान, जो अलिखित संविधान है वो क्या है, ट्रेडिशन पे बेस्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है कि बहुत सारे कानून, विधि, प्रथाएं, उनके माध्यम से उसका निर्माण होता है। तो वो आपको देखने को यहाँ पर मिलता है, तो उसको आप अलिखित संविधान कहते हैं। संविधान सभा इसको बैठ के नहीं बनाती। विकसित संविधान सभा द्वारा निर्मित न होकर प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाजें इन पर आधारित होता है। जैसे मैंने बताया फॉर एग्जांपल ब्रिटेन का संविधान। औपचारिक संविधान जो संविधान के अनुसार व्यक्तियों का प्रयोग न करके अपनी मनमर्जी से शासक करता है, उसे औपचारिक संविधान कहलाता है। औपचारिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। आजकल ऐसे प्रश्न बन रहा है कि व्हाट इज द औपचारिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। औपचारिक का मतलब होता है जब संविधान के अनुरूप भक्तियों, यानी इसका मतलब है, इसका भांतियों का मतलब है जो संविधान के नियम होते हैं, संविधान के नियमों का प्रयोग न करके अपनी मनमर्जी से शासक चलता है, उसे औपचारिक संविधान कहते हैं। ठीक है। हाँ, लिखने वाले को पेमेंट भी मिला था, प्रियांशी सिंह, लिखने वाले को पेमेंट नहीं मिला होगा। भारत के संविधान में ऐसा नहीं हुआ था। भारत के संविधान को हाथ से जिसने लिखा था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे बिहार से, उनको पेमेंट नहीं मिला था। पर हाँ, भारत के संविधान के हर पेज पे उनका नाम लिखा हुआ है। आगे समझेंगे औपचारिक संविधान
किसे कहते हैं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ नियम बना दिए, जैसे नॉर्थ कोरिया का है, अब उन नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है, शासक क्या कर रहा है, अपने अनुसार चलता चला जा रहा है। निर्मित जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा होता है उसे संविधान निर्मित संविधान कहते हैं। निर्मित तो मैंने आपको बताया था कि निर्मित संविधान जिसका निर्माण संविधान सभा करती है उसे निर्मित संविधान कहते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे तो निर्मित संविधान, लिखित संविधान एक ही संविधान है जिसका निर्माण, कुछ संविधान सभा बनी, संविधान सभा में कुछ लोग थे, उन्होंने संविधान का निर्माण किया। अब अलग अलग कंट्री में अलग अलग है। भाई इंडिया में 389 मेंबर की संविधान सभा थी, अमेरिका में अलग थी, फ्रांस में अलग थी, ब्रिटेन में तो थी नहीं। तो निर्मित संविधान वो होता है जिसमें संविधान सभा बैठ के संविधान का निर्माण करती है, उसको आप निर्मित संविधान कहते हो। बहुत सिंपल भाषा में एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे होंगे आप चीजों को, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब आता है संविधानवाद क्या है, इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधानवाद आप किसे कहते हैं? नोट्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, नोट्स जो है एक बार नोट्स में टेलीग्राम पे भेज दो, इसके नोट्स बता दिया जाएगा बच्चों को, इसके नोट्स टेलीग्राम पे भेज दो। इस नोट्स आपको मैं दिखा दूंगा कि नोट्स कैसे हमारे यहाँ प्रोवाइड होते हैं। तो आप लोग जो हरियाणा के हैं, हरियाणा में जो वैकेंसी आई है हरियाणा पीजीटी, वो लोग भी इसको देख लेंगे। नोट्स कैसे, नोट्स आपको कंप्लीट तरीके से पढ़ लेने। ठीक है, ये देखो संविधानवाद क्या होता है। सीमित शासन या निरंकुश शासन के विपरीत विधि सम्मत शासन ही संविधानवाद कहलाता है। सीमित शासन या निरंकुश शासन के विपरीत, हाँ कुछ भी आपको मिलता है पीडीएफ में, तो अभी आपको मिल ही रही है, फिर कुछ भी आपको मिलेगा पीडीएफ। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जो टॉपिक है, इस टॉपिक को जब आप पढ़ोगे, संविधानवाद का टॉपिक है, तो अभी आप लोग को जैसे पढ़ने के लिए टॉपिक का जो नोट्स है ना वो प्रोवाइड हो गया। तो फॉर एग्जांपल जब आप नोट्स देखोगे तो मैं बता देता हूँ, जैसे नोट्स मैंने अभी आपको मैं खोल के नोट्स दिखा देता हूँ। ये जो नोट्स है संविधानवाद का, तो ऐसे करके प्रॉपर ये कंप्लीट नोट्स है संविधान और संविधानवाद क्या है, ये देख रहे हो आप। तो इस प्रॉपर नोट्स को आपकी क्लास में पहले अपलोड किया जा चुका है, संविधान के प्रकार। इस नोट्स को आप कंप्लीट पढ़ लेना, ये आपकी सभी पॉलिटिकल साइंस की परीक्षाओं में आपके काम आएगा और बेहतरीन लेवल का आपके काम आएगा। ये नॉर्मल नहीं है, बहुत अच्छे लेवल से बनाने का प्रयास किया गया है और काफी ज्यादा मटेरियल इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छे से लेवल से इसको डिजाइन किया गया है कि यूरोपीय गैर यूरोपीय कंट्री में संविधानवाद कैसा है, इसमें मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स उनके बारे में बात करी गई है, क्या क्या इसकी डायमेंशन है, इन सभी चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास किया गया है। तो ये आप देख लेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या आती है तो हमारा जो कॉलिंग का नंबर है वो मैं नंबर लिख दे रहा हूँ आप लोगों को, 8700078917। नंबर पे आप कॉल करके पीजीटी एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम में इन नोट से 100% क्वेश्चन फंसेगा। 100% अगर आप सफलता चाहते हैं कि आपको प्रश्न इन्हीं नोट्स में से मिलेगा, टॉपिक वाइज नोट्स है, आप इनको पक्का पढ़ें। आप एक बार क्लास को ना देखें क्योंकि नोट्स काफी लंबे समय की मेहनत है तो चलेगा, लेकिन अगर आपने नोट्स नहीं पढ़े तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ये आपके लिए अत्यधिक आवश्यक पॉइंट हो जाता है। ये आपको मिल रहे हैं ना, जो पेड बच्चे देख रहे हैं उनको मिल रहे हैं नोट्स ना प्रॉपर, क्योंकि काफी मेहनत के बाद तैयार किए गए, इनको आपको अवश्य पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपसे कहा कि अब संविधानवाद में क्या है? संविधानवाद क्या होता है कि सीमित शासन, आप लोग सुनेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, संविधानवाद का मतलब है सीमित शासन या निरंकुश शासन के विपरीत विधि सम्मत शासन ही संविधानवाद कहलाता है। अभी देखो आप पूछोगे सर ये क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब हुआ कि देखो कभी कभी क्या है कि सीमित शासन या निरंकुश शासन के विपरीत विधि सम्मत, अब सीमित लिखा है असीमित वर्ड होगा, असीमित शासन या निरंकुश शासन के विपरीत विधि सम्मत शासन। ऐसा गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए जो असीमित हो गई, जो सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कर रही है। निरंकुश शासन है जो कुछ कर ही नहीं रहा, मतलब सब कुछ उसकी मर्जी से चल रहा है, जैसे नॉर्थ कोरिया का शासक हो गया। इसके विपरीत आप देखेंगे तो सम्मत, विधि सम्मत का मतलब होता है नियम के अनुसार चलने वाली सरकार, कानून के अनुसार चलने वाली सरकार, कोई आप संविधानवाद कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब नियमों के अनुसार नियम बना दिए तो संविधान बन गया। आपके कंट्री में संविधान है और नियमों के अनुसार अगर आप चलोगे तब संविधानवाद कहा जाएगा। यानी संविधान के एक वाद का स्टेप है संविधानवाद,
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यानी सिर्फ नियमों से काम नहीं चलेगा। सिर्फ आपने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम मेरी रानी हो, लेकिन प्यार करने से काम नहीं चलेगा। उस प्यार का व्यवहारिक रूप आपको दिखाना पड़ेगा। आप कहते हो मैं बहुत पढ़ता हूं, लेकिन बहुत पढ़ने से काम नहीं चलेगा ना। तो संविधानवाद क्या है? कि आपने कहा जी हमारे कंट्री में संविधान है, अब आपने संविधान में ऐसे नियम लिख दिए कि भाई ये नियम लिख दिया, ये नियम लिख दिया, ये ऐसे ऐसे नियम आपने बनाए। चीन है, अब चीन में नियम बना दिया कि एक ही पार्टी की सरकार चलेगी, लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होंगे। तो लोकतंत्र ही नहीं है। आप सूडो डेमोक्रेसी की स्थापना कर रहे हो, दिखावटी लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हो। और दिखावटी लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्य कैसे होंगे? और लोकतांत्रिक मूल्य नहीं होंगे तो सरकार सीमित कैसे होगी? सरकार तो असीमित होगी। तो सरकार जब असीमित होगी तो असीमित सरकार आपको देखने को मिलेगी। तो असीमित सरकार जो है उसके अकॉर्डिंग कैसे काम चलेगा? ठीक है। तो जहां सरकार सीमित हो, सरकार विधि सम्मत हो, यानी लॉ के अनुसार गवर्नमेंट चले, जो नियम बने उन नियमों का सरकार पालन करे। शासन की वह पद्धति जिसमें शासन जनता की आस्थाओं, मूल्यों, आदर्शों की परिलक्षित करने वाले मूल्यों से संचालित होता है। आप मेरी बात समझे? ऐसा नहीं कि आप सरकार को चला रहे हो, आपने नियम बना दिए, वो नियम ऐसे होने चाहिए जनता के आदर्शों, जनता की आस्थाओं, जनता के मूल्यों, इन सबको परिलक्षित करने वाला हो, उसमें ये चीजें आपको दिखाई दे। ऐसा नहीं, देखो अब कोई आदमी आपसे कह दे कि चलो जी हमने नियम बना दिए, हम तो जी नियमों के अनुसार चलते, लेकिन नियम क्यों बनाए? भाई नियम बनाने का बेसिक क्या है? नियम बनाने का बेसिक ये है बेटा कि नियम बनाए थे कि ताकि समाज में व्यक्ति का कल्याण हो सके। आपने नियम बना दिया कोई कि जी मैं ही रहूंगा पूरी जिंदगी राष्ट्रपति, अभी कल को मोदी साहब क्या करेंगे? नियम बना दे, संविधान में संशोधन कर दें कि जिंदगी भर भारत में, हमेशा भारत में 100 साल तक बीजेपी की सरकार रहेगी। अब ये 100 साल तक बीजेपी की सरकार रहेगी, ये नियम तो है, संविधान में भी नियम हो गए, लेकिन ये नियम क्या सही नियम है? तो गलत नियम है। तो नियमों के होने से काम नहीं चलता, नियम होने चाहिए और नियम भी अच्छे होने चाहिए जिससे कि देश के कल्याण हो सके, नागरिकों का कल्याण हो सके, निरंकुश शासनता की स्थापना ना हो सके, निरंकुशता की समाप्ति हो सके, ऐसे नियम होने चाहिए। उसे कहते हैं संविधानवाद। और उन नियमों का पालन कराओ, उन नियमों के अनुसार चलो, तब उसे आप संविधानवाद के नाम से जानेंगे। दैट इज कॉल्ड संविधानवाद। इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मैंने अपने नोट्स अपने सामने रखे हुए, नोट्स को मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं आप लोगों को, तो यही नोट्स हैं। इसीलिए आप कह सकते हो कि देखो, संविधान तो शासन के संचालन के लिए लिखित नियमों का दस्तावेज है। और संविधान आपको बहुत देशों में देखने को मिल सकता है कि भाई शासन का संचालन हो रहा है तो आपने नियम बना रखे। लेकिन संविधानवाद जो है वो मूल्यों और आदर्शों का संग्रह है। वो आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। यानी शादी हर जगह देखने को मिलेगी, लेकिन प्रेम हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। भाई संविधानवाद में मूल्य और आदर्श है, और संविधान में सिर्फ नियम है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो सिर्फ नियम तो हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन उसके जो मूल्य हैं, उसके जो आदर्श हैं, क्यों बने नियम, उसके पीछे जो पर्पज था, उस पर्पज को वाकई हकीकत तक पहुंचाने वाली चीज हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेंगी। यस, स्टेट वेलफेयर, स्टेट का वेलफेयर जो होना चाहिए, स्टेट वेलफेयर लिस्ट का काम कर रही है कि नहीं कर रही, उसे संविधानवाद कहते हैं। क्या राज्य आदर्शों को लेकर चल रहा है? क्या राज्य उच्च आदर्शों को लेकर चल रहा है? क्या राज्य लोग नागरिकों को स्वतंत्रता, अधिकार, चीजों को प्रोवाइड कर रहा है? ऐसी चीजों को जब राज्य प्रोवाइड करेगा उसको आप संविधानवाद कहेंगे। तब कहेंगे एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। भाई लोकतंत्र होना, मैंने आपको पढ़ाया था लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। अब चीन कहता है मैं लोकतंत्र हूं, कहता है कि मेरी सरकार जनता ने चुनी है। अब गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल है, तो जनता ने चुनी सरकार है, बाय द पीपुल है, जनता के द्वारा चुनी गई है, एंड फॉर द पीपुल है, जनता के लिए भी चुनी गई है। लेकिन चुनने की स्वतंत्रता कब किसे कहते हो आप? मैं आपसे कहूं कि आपको एक जीन्स दिला रहा हूं आज मैं, और दुकान पे आपको ले जाऊं कि तेरी मनपसंद तो जीन्स दिलाऊंगा, आप दुकान पे चले गए मेरे साथ। आपसे मैंने कहा कि चलो भाई इसमें जीन्स ले लो, फिर मैंने आपसे कहा कि यार जीन्स में काली लेना बस, बाकी सब बेकार है। अब आपके पास एक चॉइस होगी काले कलर की चॉइस, फिर आपने काला कलर ढूंढा,
फिर उन्होंने बोला यार ये सारी जीन्स से बेकार है, एक काम कर सिर्फ लिवाइस की ले, बाकी सब तो बेकार है। अब आपकी चॉइस होगी लिवाइस की ही ले, कंपलसरी बन गई, लिवाइस की ले रहे हो आप। अब लिवाइस में भी चॉइस बना दी कि डेनिम ही ले, अब आप डेनिम ही देख रहे हो, और डेनिम में भी चॉइस बना दी कि स्ट्रेट ले, स्ट्रेट ही देख रहे हो आप। फिर आपके पास क्या आजादी हुई? ये चीन है, अब चीन में लोकतंत्र है, लेकिन एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी, एक ही नेता चुनाव लड़ेगा, उसको आप वोट भी डालोगे, वो जीत भी जाएगा, वो नेता भी बनेगा, तो इसमें आपकी आजादी क्या रही? आपकी आजादी इसमें क्या रही? ये बाकी में लोकतंत्र हुआ भाई, लोकतंत्र होता है जहां जनता के पास विकल्प हो, इसमें आपकी आजादी क्या रही? आपने वही काम किया, आपसे करवाया गया, आपकी आजादी क्या रही? सपोज करो कि चुनाव हो रहा है, अब वहां पर जनता के सामने एक ही विकल्प खड़ा हो, एक नेता ऐसा हो जो सबको बैठा दे, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, मैं ही चुनाव लड़ूंगा। अब तुम उसे वोट नहीं दोगे तब भी वो जीत जाएगा, और दोगे तब भी वो जीत जाएगा। तो विकल्पों का अभाव होना लोकतंत्र की स्थापना नहीं है। तो संविधानवाद का मतलब यह है कि सिर्फ नियमों का होना नहीं है। लोकतंत्र कहते हैं लोग उसको कि जनता ने चुना, भाई जनता ने चुनना ही सिर्फ लोकतंत्र नहीं है। इसी प्रकार से नियमों का होना ही संविधानवाद नहीं है। नियमों का होना और नियमों के माध्यम से लोगों के आदर्शों, मूल्यों, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, इन सारी चीजों की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये चीजें हो, उसे कहेंगे संविधानवाद। अब संविधानवाद के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। यूरोपियन कंट्री कुछ और सोचते हैं, अफ्रीकन कंट्री कुछ और सोचते हैं। यूरोपियन कंट्री में संविधानवाद का ऊपर का लक्ष्य, हमारे कंट्री में संविधानवाद के थोड़े निम्न लक्ष्य। साम्यवादी अलग सोचते हैं संविधानवाद के बारे में, यहां से आती है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, आइए देखिए आगे समझने की कोशिश करते हैं संविधानवाद के बारे में। अब संविधानवाद को आप समझोगे, संविधानवाद और संविधान के बारे में जानोगे, तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है। संविधानवाद और संविधान की मैं बात करूं, ये नोट्स में देख लेना आप। संविधानवाद और संविधान में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या अंतर है। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यहां से प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में कि संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर है बताएं। तो एक तो आता है परिभाषा की दृष्टि से, परिभाषा की दृष्टि से विचारधारा का प्रतीक है। अगर परिभाषा की दृष्टि से बात करोगे, दोनों में डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है? अगर आप देखोगे कि संविधान जो है परिभाषा की दृष्टि से देखोगे तो संविधान तो नियमों का समुच्चय है। भाई संविधान क्या है? संविधान तो नियमों का समुच्चय है। आपने कहा संविधान क्या है? नियमों का समुच्चय है, तो आपने उसे नियमों का समुच्चय बता दिया। क्योंकि संविधानवाद जो है, इसको आप पढ़ेंगे तो विचारधारा का प्रतीक है, एक आइडियोलॉजी है। भाई संविधानवाद क्या है? संविधानवाद एक आइडियोलॉजी है। और संविधान क्या है? संविधान को आप देख सकते हो, सिंपल भाषा में बात करूं, संविधान को आप देख सकते हो, आपको संविधान दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूं, आपको बताना चाहूं, मान के चलते कि संविधान है, मान के चलते कि कॉन्स्टिट्यूशन है, मान के चलते दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मेरे को दिखाई दे रहा है कि संविधान है, लेकिन क्या इस संविधान के अंदर संविधानवाद है? वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। वो क्या है? वो आइडियोलॉजी है, वो क्या एक विचार है, उसका एक अमूर्त रूप है जिसको आप देख नहीं सकते। इसको आप देख सकते हो, ये संविधान है भाई, इसको आप देख सकते हो, संविधान है। लेकिन संविधानवाद को आप देख नहीं सकते, वो अमूर्त रूप है, उसको आप देख ही नहीं पाओगे। वो तो फिलॉसफी है ना, आइडिया है ना, तो उसको आप देख ही नहीं सकते। दैट इज द आइडिया। दोनों में डिफरेंसेस है। उत्पत्ति की दृष्टि से आप देखोगे तो देखो, उत्पत्ति की दृष्टि से आप देखोगे तो हमेशा विकास हुआ है। अगर संविधानवाद की बात करूं मैं, संविधानवाद एक विकास का परिणाम है। भाई संविधानवाद क्या है? एक दिन में संविधानवाद नहीं आता, हमेशा से विकास से हुआ है। संविधानवाद एक बड़ी लंबी गंभीर प्रक्रिया है जो चलती रहती है। एक दिन में संविधानवाद नहीं बनता। संविधानवाद जो है एक विकास का परिणाम है। आपने लंबे समय में संविधानवाद बनाया,
आप लंबे समय में मूल्यों आदर्शों की स्थापना करते हैं। जबकि संविधान है, संविधान कैसे बना? आप लोगों ने मिलकर विचार कर लिया कि ये नियम है, इन नियमों के माध्यम से हम संचालित होंगे, तो आपने उन नियमों को लिख दिया, आपने उन नियमों को कंपाइल कर दिया। जैसे भारत का संविधान है, तो भारत का जो संविधान है वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनके तैयार हो गया। अगर मैं संविधान की बात करूं आपसे कि भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार हो गया। लेकिन भारत में संविधानवाद तो भारत में आज भी बन रहा है। आज भी बीजेपी सरकार आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं जाके विधायक खरीदती है और कहीं जाके विधायक बेच देती है। तो संविधानवाद कभी एक दिन में स्टैब्लिश नहीं होता। संविधानवाद एक लॉन्ग प्रोसीजर है, क्योंकि संविधान जो है वो एक फिक्स टर्म में आपने मिलजुल कर डिसाइड कर लिया कि इट विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन, इट विल बी द नियम, ये नियम होंगे, इनके माध्यम से संचालित होंगे, उसे आप संविधान कहते हो। गुड इवनिंग संतोष पटेल। आगे देखेंगे आप प्रकृति और की दृष्टि से साध्य प्रदान। अगर प्रकृति की दृष्टि से देखेंगे तो संविधानवाद साध्य है। यानी संविधानवाद क्या है? मैंने आपसे क्या कहा कि व्यक्ति ने संविधान को बनाया क्यों? भाई संविधान तो साधन है। आपको क्या चाहिए था? आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था कि जी हमें स्वतंत्रता मिले, हमें अधिकार मिले, हम मस्ती से रहें, कोई हमें रोके ना, हम अपना व्यक्तिगत विकास कर सके, अपना मानसिक विकास कर सके। तो आपने इन नियमों की स्थापना करी जिससे कि आपकी जिंदगी, आपका जीवन आसान हो जाए। तो जो नियम है वो आपकी जिंदगी में स्वतंत्रता, अधिकारों की प्राप्ति के लिए जो साध्य है। तो संविधान क्या है? संविधानवाद को प्राप्त करने का एक साधन है। अरे बोलो हाँ या ना। भाई आपने नियम लिखे, उन नियमों के माध्यम से अपने जीवन में आप ऊंचाइयां प्राप्त कर रहे हो। तो इसमें क्या हो गया कि प्रकृति की दृष्टि से आप देखेंगे तो संविधानवाद तो साध्य है और संविधान क्या है? साधन है। भाई अल्टीमेट अगर मैं आपसे कहूं कि लोग कहते हैं कि पूजा लोग करते हैं, पूजा अर्चना लोग करते हैं, मुझे पूजा से क्या होगा? कि अल्टीमेट गोल तो भगवान की प्राप्ति है, परम सुख की प्राप्ति है और भगवान की एकदम प्राप्ति है। जैसे लोग कहते हैं कि हमें तो स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग की प्राप्ति है। तो पूजा क्या? एक साधन है, भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। तो संविधान क्या है? संविधान तो एक रास्ता है ना। तो साध्य कौन हुआ? संविधानवाद हुआ। और साधन कौन हुआ? संविधान हुआ। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में बना है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। क्षेत्र की दृष्टि से व्यापक और व्यवस्था। अगर आप बात करेंगे संविधानवाद की, तो संविधानवाद का जो क्षेत्र है वो व्यापक है। भाई संविधानवाद में बहुत सी चीजें आ रही हैं। संविधानवाद और संविधान एक छोटी चीज है, उसका जो क्षेत्र व्यापक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो एक छोटा सा एस्पेक्ट हो गया, जबकि संविधानवाद एक बड़ी संकल्पना है, एक व्यापक संकल्पना है। संविधानवाद का क्षेत्र बड़ा है, व्यापक है, संविधान एक छोटी संकल्पना है। अब देखो क्या डिफरेंसेस है। जैसे आप YouTube पे कोई वीडियो देखोगे, द मोमेंट यू आर गोइंग टू स्क्रॉल एनी वीडियो ऑन YouTube चैनल एंड टाइप्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस एस्पेक्ट से नहीं पूछे जाते कि आप उसको एक जनरल चीज में संविधानवाद क्या है। वो प्रश्न इसी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं जो मैं समझा रहा हूं। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म के प्रश्न पूछे गए कि संविधान और संविधानवाद में किस रूप में अंतर है। तो आप बताओगे कि प्रकृति के आधार पर अंतर है, उत्पत्ति के आधार पर अंतर है, साध्य साधन के आधार पर अंतर है। तो आप इस प्रकार से चीजों को समझोगे तो आप क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट कर पाओगे। संविधानवाद के कई प्रकार के आधार भी हैं। तो यहां क्या थोड़ी चीज आपको डिटेल में समझनी होंगी, थोड़ी सी अलग है, थोड़ी अप्रोच आपको डिफरेंट रखनी पड़ती है जब आप ऐसे एग्जाम को टैकल कर रहे होते हो। यही अगर यूपी पीसीएस में होता, हरियाणा पीसीएस में होता, बीपीएससी में होता, तो इसकी कोई इतनी उम्मीद नहीं, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपकी नहीं रहती। उसमें आपको बेसिक जानना है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, सबसे पुराना अमेरिका का, सबसे छोटा अमेरिका का, सबसे छोटा वर्ड्स के आधार पे, वो आपको मैंने सब बताया हुआ है एक वीडियो में। तो ये प्रश्न पीसीएस वगैरह में ये अलग डायमेंशन है, अलग चीजें हैं, इनको आपको ध्यान से समझना है। ये आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू समझनी है। संविधान की बात करें अगर हम,
संविधान की बात करें तो इस संगठन का प्रतीक है संविधान। अब देखो संविधानवाद आपने समझ लिया, अब संविधान की बात आप समझ गए। अगर मैं संविधान की बात आप समझ चुके हो तो संविधान क्या है, संविधानवाद आपने समझ लिया। संविधानवाद किस प्रकार, संविधान क्या है? संविधान एक संगठन का प्रतीक है। एक संगठन का मतलब एक देश में कोई संगठन बना, उसने कुछ नियम बनाए, उनको आप बोलते हो कॉन्स्टिट्यूशन। एक निश्चित अवधि में सोचे समझे प्रयासों का नतीजा है। भाई संविधान तो आपने जो निर्माण किया संविधान का एक पार्टिकुलर समय था। अब मान के चलो इंडिया का बना 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में, तो अमेरिका कुछ और समय में बन गया। एक पर्टिकुलर समय पे आपने कुछ नियमों को लिया और कहा कि इन नियमों के माध्यम से हम अपने कंट्री में क्या करेंगे, हम अपने देश में संचालित होने के नियम बना दिए, शासित होने के नियम बना दिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से कहूं, सपोज करो हम सब लोग एक कमरे में बैठे हुए, एक कोचिंग में बैठे हुए, वहां देखते हैं कि वहां पर कोई भी आके कभी बैठ जाता है, कोई भी क्लासरूम है और कोई भी आता है क्लासरूम में कभी बैठ जाता है। तो कभी लड़का आगे कभी लड़की आगे, तो लोग क्या करते हैं, लोग आते हैं, कोई कोई अपना रूमाल रख जाता है आकर और बोलता है ये रूमाल मेरा रखा है, ये जगह मेरी है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग बोलोगे बड़ी बड़ी दिक्कत है यार, कितने भी समय पर आओ, किसी का रूमाल, किसी का जूता, किसी का फोन, किसी की पेन, और कभी कभी तो हद तक हो जाती है जब कुछ लोग क्या करते हैं, पेन का जो कवर होता है ना ऊपर वाला, उसको ही रख जाते हैं कि ये तुझे नहीं पता मेरी सीट है, इस पे मेरे पेन का कवर रखा है। हद होती है, हद होती है किसी चीज की। तो ऐसी अव्यवस्था में आप नियम बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अब आप नियम बनाओगे तो आप क्या करोगे, आप सब बोलोगे भाई सब बैठो, और सबने बैठ के बोला कि भैया एक नियम बनाते हैं कि अब कल से नियम ये है कि जो सबसे पहले आएगा वो पहले पाएगा, या भैया नियम ये है कि अगली 2 सीट जो है लड़कियों के लिए आरक्षित रहेंगी, लड़के जो आएंगे जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, और ये पेन का पोला, पेन का कवर, ये पेपर और ये सीट मेरी है, रूमाल मेरा रखा है, ये कुर्सी तुम्हारे बाप की है, ये सब नहीं। जो व्यक्ति बैठा जहां पाएगा उस सीट पे अगर कोई बैठा है तो वो सीट जो रिजर्व मानी जाएगी, अदरवाइज रिजर्व नहीं होगी। ये मैंने क्या बनाया, नियम बनाया। तो जब मैंने इस नियम को बनाया तो यार मूवमेंट बना दिया, आप सभी लोगों को बिठा के और एक नियम की स्थापना कर दी। यह है संविधान। संविधानवाद क्या है, उस नियम को मैंने क्यों बनाया, उस नियम के पीछे कारण यह था कि सभी को अच्छे प्रकार से शिक्षा प्राप्त हो सके, कोई दिक्कत किसी को ना हो। थोड़ी ना होता है कि कोई जल्दी जल्दी आ गया। तुम क्लास में एडमिशन क्यों लिए थे? क्या क्लास के नियम इसलिए बनाए जाते हैं कि आप जल्दी आके बैठ जाओ, कि लड़कियां आराम से पढ़ पाए? तुम क्लास में एडमिशन लिए थे कि तुम पास कर पाओ पेपर। वो है संविधानवाद, कि तुम्हारी तरक्की हो पाए, वो है संविधानवाद। अब कुछ लोगों का जीवन उसी में चला जाता है कि मैं जल्दी आ गया, मैं जल्दी आ गया, ओह मैं जल्दी आ गया, आज तो मैं आगे बैठा हूं, पिंकी बगल की सीट पे बैठी है, आज दिख रही है मुझे यहां से। ये नहीं, ये संविधानवाद नहीं है, ठीक है? ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, ये संविधानवाद नहीं होगा। संविधानवाद होगा कि आपका जिसके लिए नियम बने वो पर्पज, और वो उसके ऊपर वाला पर्पज कि आपको पढ़ने आना था, उसे कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एक निश्चित अवधि में सोच समझ कर प्रयासों का एक नतीजा होता है, उसको आप कहते हो कॉन्स्टिट्यूशन। साधन प्रदान होता है। मैंने आपसे कहा कि संविधान जो है वो साधन प्रदान है, साध्य प्रदान नहीं है। साध्य क्या है? साध्य तो संविधानवाद है। भाई संविधान तो एक साधन है जिसके माध्यम से आप लोकतंत्र में आप लोग कहते हो कि जी हमारे कंट्री में मौलिक अधिकार है, तो जी मौलिक अधिकार का चैप्टर आपके संविधान में ही तो लिखा है जी, हाँ या ना? आप बोलोगे जी हाँ, लेकिन मौलिक अधिकार का जो चैप्टर उसके पीछे पर्पस क्या है? स्वतंत्रता, समानता। भाई मौलिक अधिकार के लिखे होने से क्या हो गया? मौलिक अधिकार आपके संविधान में, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? क्या आपको मौलिक अधिकार का जो जिसके लिए मौलिक अधिकार बनाए गए थे वो चीज आपको प्राप्त हो रही है? वो है संविधानवाद। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो मूल्य है पीछे का वो समझ में आ रहा है। अब मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। लोगों को लग रहा होगा इतना बड़ा टॉपिक को, इतने छोटे टॉपिक को इतने लंबा समझाने की आवश्यकता क्या थी? व्हाई यू मेक सच टॉपिक अ ह्यूज? भाई साहब आप यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, या पीसीएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि टिक मार के तो निकलोगे ही आप, लेकिन आपको गहरी नॉलेज होनी चाहिए। आप उस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ बनने वाले हो। आप कोई जनरल विद्यार्थी नहीं हो। जो भी इस क्लास को देख रहा है यूजीसी नेट का, टीजीटी का, पीजीटी का,
वो जनरल विद्यार्थी नहीं है आप लोग, आप विशेषज्ञ हैं सब्जेक्ट के। आप इंटर कॉलेज में लेक्चरर बनोगे, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनोगे, यूजीसी नेट करोगे, आप विशेषज्ञ हो, सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हो आप भाई साहब, आप एक्सपर्ट हो सब्जेक्ट के, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझो सब्जेक्ट को। ऐसा नहीं कि आपने जनरल, इसी प्रकार से रिजल्ट में प्रॉब्लम रहती है। जनरल किताबें जो होती हैं वो अदर एग्जाम में काम आती हैं, एसएससी जनरल एग्जाम है, पीसीएस में भी अगर आपका ऑप्शनल है तो ऑप्शनल आपकी विशेषज्ञता की जांच करता है, बाकी जीएस तो आपकी जनरल स्टडीज है, उसका मतलब ही यही है। तो यहां आपकी जनरल नॉलेज का ज्ञान नहीं है, आपकी विशेषज्ञता का परीक्षण किया जा रहा है। यू शुड बी वेरी मच फोकस्ड अबाउट इट। ठीक है, नेक्स्ट सीमित अवधारणा है। संविधान एक सीमित कॉन्सेप्ट है कि नियम बने, इन नियमों के अनुसार आप चलो, तो एक सीमित कॉन्सेप्ट है। और संविधानवाद एक बड़ी कॉन्सेप्ट है, उसका व्यापक क्षेत्र है। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है कि संविधान की नेचर किस प्रकार का है। क्वेश्चन बनता है संविधान का नेचर किस प्रकार का है। संविधान एक संगठन का प्रतीक है, एक निश्चित अवधि में सोच समझकर प्रयासों का नतीजा होता है, साधन प्रदान है, सीमित अवधारणा है। एक क्वेश्चन बनेगा, आप इसको सॉल्व करोगे। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई संविधान में क्या क्या चीजें होती हैं। अब संविधानवाद के बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। उदारवादी संकल्पना अलग है, साम्यवादी संकल्पना अलग है, उदारवादी संकल्पना अलग है, इसके बारे में साम्यवादी संकल्पना अलग है। अलग अलग संकल्पना है, अलग अलग संकल्पना है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, विधि का शासन, मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताओं का होना, राजनीतिक शक्तियों का विभाजन होना, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। देखो उदारवादी जो देश है, उदारवादी कंट्री का मतलब लिबरलिज्म वाले जो कंट्री है, जहां लिबरलिज्म लिबर्टी नाम के शब्द से निकल रहा है। लिबरल जहां उदारता है, जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप के जो कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, स्वीडन है, नॉर्वे है, ये सब उदारवादी देश है। उदारवादी मतलब ज्यादातर इनमें फ्रीडम इंपॉर्टेंट है। इन देशों में जो संविधानवाद का पर्पज है, वो पर्पज क्या है, इनका सिंपल सा पर्पज है। अगर आपसे पूछ ले कि उदारवादी देशों में संविधानवाद की किस प्रकार की अवधारणा है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता वहां पर सर्वोच्च है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये सर्वोच्च है। भाई व्यक्ति इंपॉर्टेंट है वहां। समाजवादियों में समाज इंपॉर्टेंट है, उदारवादियों में व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं व्यक्ति अणुवादी संकल्पना है। वो कहते हैं कि नहीं, आदमी से समाज बना है ना। भाई ये रामू है, ये पिंकी है, कहते रामू पिंकी और छेदी से समाज बना है ना। अब देखो यही बात है, जो पढ़े लिखे सोसाइटीज हो जाती हैं, जैसे लोग गुड़गांव में रहते हैं या नोएडा में रहते हैं, वो कहते हैं मैं इंपॉर्टेंट हूं। जो गांव में रहते हैं वो कहते हैं चल अपनी तो कोई नहीं, घर परिवार को देख के चलना चाहिए। भाई समाज इंपॉर्टेंट है, समाज कह रही है इसीलिए। नोएडा गुड़गांव में क्या होता है, नहीं पिंकी ने कह दिया कि उसको तो शादी राजू से करनी तो करनी है, तो अणुवादी संकल्पना है। तो उदारवाद जो है वो व्यक्ति आधारित अप्रोच है, और समाजवाद क्या है, समाज आधारित अप्रोच है। आप में से बहुत विद्यार्थी जो क्लास देख रहे हैं, आप में से कुछ उदारवादी होंगे, कुछ आप में समाजवादी होंगे, कुछ आप में से साम्यवादी भी होंगे, क्रांतिकारी विचारधारक वाले भी कुछ आप में से होंगे। तो मौलिक अधिकार, स्वतंत्रताओं का होना, राजनीतिक शक्तियों का विभाजन होना, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, ये जो उदारवादी संकल्पना है, इसमें राजनीतिक शक्तियों का विभाजन भी होता है। उदारवादी कभी भी सेंट्रलाइज पावर में बिलीव नहीं करते, ये उदारवाद की भी संकल्पना है। उदारवाद की जो संकल्पना है, उदारवादी संविधानवाद में आपको देखने को मिलेगी। शक्ति का विभाजन चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि शक्ति एक आदमी के हाथ में रहे ना, ये कहते हैं शक्ति को बांट दो। अगर शक्ति एक आदमी के हाथ में रहेगी तो आदमी निरंकुश बन जाएगा, और निरंकुशता उदारवाद में कहीं बर्दाश्त नहीं की जाती है। ये कहते हैं कि भाई शक्ति का विभाजन करो, शक्तियों को बांट दो। सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी सरकार के पास सीमित शक्ति हो, सरकार के पास सीमित शक्ति नहीं होनी चाहिए, सरकार कुछ भी कर देगी ना, उसके बाद लिमिटेड पावर होनी चाहिए। अल्टीमेट साध्य क्या है, व्यक्ति है, और सरकार क्या है, साधन है व्यक्ति की तरक्की करने का। जॉन लॉक वगैरह जो इसके विचारक हैं। साम्यवादी अप्रोच क्या है, अगर कम्युनिज्म अप्रोच की बात करोगे, साम्यवादी अप्रोच क्या कहती है,
अगर साम्यवादी अप्रोच की बात करोगे, ये सब मैंने नोट्स में डलवा दिया है, आपका जो नोट्स है इसमें सब कुछ है, एवरीथिंग रिटन इन मेंशन इन द नोट्स। सामाजिक जीवन में व्यक्ति की आर्थिक पहलू की सर्वोच्चता। अब साम्यवादी समाजवादी से अलग है, कम्युनिज्म जो है वो, साम्यवाद जो है वो थोड़ा सा समाजवाद से अलग है। जो मार्क्सवादी हैं वो उस तरीका की अप्रोच, ये क्या कहते हैं कि सामाजिक जीवन में व्यक्ति की आर्थिक पहलू की सर्वोच्चता, कि व्यक्ति के पास कुछ भी हो, भाई साहब उसकी जेब में पैसा होना चाहिए। ये कहते हैं ऐसी संविधानवाद की स्थापना करो जिसकी जेब में पैसा हो। नहीं, उदारवाद का रूप डेमोक्रेसी नहीं है, हाँ, लेकिन उदारवादी जो होते हैं वो लोकतंत्र के सबसे बड़े समर्थक होते हैं। लेकिन सिर्फ उदारवादी लोकतंत्र के समर्थक होते हैं, ये कहना भी गलत है। उदारवादी लोकतंत्र के समर्थक होते हैं, ये बात सही है, लेकिन सिर्फ उदारवादी लोकतंत्र के समर्थक होते हैं, ये भी गलत है। लोकतंत्र के समर्थक उदारवादियों के अलावा बहुत लोग होते हैं। जो आपका प्रश्न है कि सिर्फ उदारवाद कोई रूप डेमोक्रेसी है, ऐसा नहीं है। उदारवादी लोकतंत्र को मानते हैं, लेकिन और भी लोग हैं जो लोकतंत्र को मानते हैं, समाजवादी भी लोकतंत्र को मानते हैं। समाज में आर्थिक शक्ति के संपन्न वर्ग का प्रभुत्व, साम्यवादी कहते हैं इस बात को। राजनीतिक शक्ति का आर्थिक शक्ति के अधीन होना, साम्यवादियों का पॉइंट ऑफ व्यू है। साम्यवादी सोच रखते हैं कि भाई इकोनॉमिक पर ज्यादा ध्यान देते हैं साम्यवादी, कि लोगों की जेब में पैसा होना चाहिए, पैसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिना पैसा नहीं होगा, आदमी की जेब में कुछ भी हो वो आदमी बेकार है। जब तक उसकी जेब में पैसा नहीं है वो किसी काम का नहीं है, पैसा होगा वो आदमी बढ़िया है। अब विकासशील जो देश है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया है। अब इंडिया कैसा कंट्री है? विकासशील कंट्री है। अब आपको पता है तीन प्रकार के, जैसे दो प्रकार के जनरल कंट्रीज होते हैं, एक विकासशील कंट्री होते हैं, एक विकसित कंट्री होते हैं, एक अल्प विकसित भी एक कैटेगरी है। तो विकासशील और विकसित कंट्री में, जो विकसित कंट्री है उनमें संविधानवाद की अलग अप्रोच है, उनमें रोटी कपड़ा मकान इश्यू नहीं है। और जो विकसित कंट्री और जो विकासशील कंट्री, उनमें रोटी कपड़ा मकान एक मुद्दा है। तो विकासशील देशों की अलग अप्रोच है संविधानवाद को लेकर, और विकसित कंट्रियों की अलग अप्रोच है संविधानवाद को लेकर। अब यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा कि विकासशील देशों की संविधानवाद के बारे में अवधारणा निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा है, निहित है, या विकासशील देशों में संविधानवाद को लेकर कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं, आपातकाल, ऐसी बहुत सारी चीजें जो विकासशील देशों में आपको देखने को मिलेगी। तो विकासशील देशों के संविधानवाद के बारे में क्या अवधारणा है, इसके बारे में समझते, इसके बारे में जानते। संस्थावाद शक्ति किसी एक विचारधारा को नहीं मानते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो विकासशील देश है उनमें जो संविधानवाद है ना, वो भी अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। यानी वहां पर कोई संविधानवाद को स्थिरता नहीं मिली है। संविधानवाद जो है आप देखेंगे इन कंट्री विकासशील देशों में, संविधानवाद भी अस्थायित्व के दौर से गुजर रहा है। अस्थायित्व का दौर कैसा? एक ऐसा दौर है कि जहां पर अभी कभी लोकतंत्र के जो नियम है बदलते चले जा रहे हैं। सरकार है, कहीं कहीं नेपाल है तो नेपाल में संविधान अभी अभी बना। कुछ कुछ कंट्री ऐसे हैं जो विकासशील कंट्री हैं, उनमें भी संविधानवाद का जो रूप है वो स्थायित्व तो नहीं ले पाया। अभी जो उनका लक्ष्य क्या है जीवन का उनको पता नहीं है। जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता, उसी प्रकार से आप देखेंगे तो संविधानवाद भी ऐसे कई सारे कंट्री हैं, ऐसे विकासशील जो देश होते हैं जिनको अभी भी अपने देश का, अपने संविधान का जो स्थायित्व है वो उनको देखने को भी नहीं मिला है। ये पहला पॉइंट हो गया। समय समय पर आधारभूत बदलाव होता रहता है, अर्थात संविधानवाद का सही दिशाहीन है। सही पॉइंट है। इन कंट्रीज में, इन देशों में समय समय पर आप देखेंगे तो बदलाव होता रहता है। बदलाव का मतलब क्या? इन देशों में जो अपने लक्ष्य हैं वो बदलते रहते हैं। तो अभी इनमें क्या है, संविधानवाद का रूप जो है वो आपको बदलते हुए दिख रहा है विकासशील देशों में। प्रश्न बनता है कि विकासशील देशों में संविधानवाद स्थायी है, अस्थायी है? अस्थायी है। विकासशील देशों में संविधानवाद
दिशाहीन है या दिशागत, दिशाहीन है संविधानवाद। यह मिश्रित प्रकृति का है, जैसे डायसी के द्वारा दिया गया कानून का शासन और ब्रिटेन से लिया गया कानून का शासन का उद्देश्य सभी व्यक्तियों को उन स्वतंत्रता, अधिकार, न्याय प्राप्त हो सके। देखो, इसकी प्रकृति मिक्स्ड है, विकासशील देशों में इसकी प्रकृति मिक्स्ड है। डायसी का एक कॉन्सेप्ट है, जो डायसी को आप पढ़ते हो तो डायसी में क्या है, डायसी साहब बोलता है कि मिश्रित प्रकृति है। डायसी कहता है कि रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ जो है उसका मतलब है कानून का शासन। तो कानून का जो शासन है, डायसी के द्वारा दिया गया कानून का शासन, ब्रिटेन से लिया गया कानून का शासन, उद्देश्य सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता का अधिकार, न्याय प्राप्त हो सके। ये दोनों का उद्देश्य क्या है भाई? चाहे डायसी का सिद्धांत हो, मतलब विधि का संरक्षण हो, चाहे डायसी का कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ, चाहे ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी का मेन उद्देश्य तो एक है, सभी को न्याय मिल सके, जस्टिस की स्थापना हो सके। सबका उद्देश्य तो कॉमन है ना। इन देशों में जो विकासशील कंट्री हैं, इन विकासशील कंट्रीज में भी अभी क्या है, अभी कुछ कुछ कॉमन चीजें है, मतलब इनका अभी निर्धारित नहीं हुआ ये कभी डायसी को मान रहे हैं कि ब्रिटेन के सिद्धांत को मान रहे हैं, तो अभी इनका होल मोल चल रहा है। सामान्य व्यक्ति से स्वयं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने कोई अपराध किया हो तो उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। सामान्य व्यक्ति ने स्वयं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने कोई अपराध किया हो तो उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया सकता। इसका मतलब क्या है? ये जो कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं समझाने की कोशिश करिए, डायसी सिद्धांत है, जैसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत ये होता है कि उसके अंदर सभी को समान मानते हैं कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति ने, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने कोई किसी के साथ गलत काम कर दिया तो राष्ट्रपति ने किया है उसको भी सेम सजा मिलेगी, प्रधानमंत्री ने किया उसको भी सेम सजा मिलेगी, और मैंने किया है तो मुझे भी सेम सजा मिलेगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सभी को एक ही डंडे से हाँक रहे हो। तो ये एक एग्जाम्पल है जो आपको दिया गया है कि अभी क्या है, जैसे विधि, हमारे कंट्री में तो नहीं है ऐसा, हमारे कंट्री में तो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। हमारे कंट्री विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण दोनों आपको देखने को मिलते हैं। हमारे देश में सभी के लिए विधियां समान नहीं है। हमारे कंट्री में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। हमारे देश में विधियां समान लोगों के लिए समान है, लेकिन और विकासशील कंट्री में विधियां असमान लोगों के लिए भी समान है। यानी वह एक ही डंडे सबको हाँक रहे हैं, चाहे गाय है चाहे भैंस है। हमारे देश में तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी विकासशील देशों में आप देखेंगे समस्या है कि वहां नियम सही प्रकार से भी गुथे नहीं गए। नियम का जो उद्देश्य है कि भाई अब बताओ, आपका उद्देश्य न्याय देना, समानता देना, लेकिन समानता समान लोगों में होनी चाहिए ना भाई। तो वो क्या कर रहे हैं, अभी समानता के उद्देश्य को नहीं समझ पा रहे कि समानता का पर्पज क्या है। उन्होंने संविधान बना दिया कि नहीं, समानता का मतलब है अब सब समान है। लेकिन सब समान कैसे हो सकते हैं? असमान लोग कभी समान हो सकते हैं क्या? आपने कहा नहीं, सब समान रहेंगे, हम सबको एक ही नजर से देखेंगे, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, और चाहे वो गांव का छेदी हो। छेदी को भी, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री, सबको समान निगाहों से देखोगे। अगर सबको समान निगाहों से देखोगे तो किसी ने मान के चलो कि कोई चोरी करी, मैंने, ये कुछ मुझसे हो गया, मैं गाड़ी चला के जा रहा हूं, किसी एक्सीडेंट हो गया, गलती से हो गया, तब मुझे भी समान सजा मिलेगी, और जानबूझ कर तब भी सजा समान मिलेगी। तो समानता का मतलब ये नहीं है कि आप सभी को समान कर दोगे। समानता का मतलब होता है समान लोगों के मध्य समान व्यवहार की स्थापना करना। ये अभी विकासशील देश इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर जो एग्जाम्पल है ये आपको दिया गया है कि विकासशील देश अभी डायसी के सिद्धांत को और ब्रिटेन के सिद्धांत को एक जैसा मानकर चल रहे हैं। उनकी नजर में कोई डिफरेंस नहीं है, वो समानता को समानता मानते हैं। समानता मतलब सभी बराबर है, लेकिन ये एक्चुअल सही बात नहीं है, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट हो गया भाई। सकारात्मक कॉन्सेप्ट वो होता है कि समानता की सही स्थापना करना, कि समान लोगों को समान व्यवहार की स्थापना कर देना। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि विकासशील देशों में जो अवधारणा है, इस अवधारणा के बारे में बताएं। तो विकासशील देशों में कैसी अवधारणा है, इसके बारे में प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएगा।
तो इसको आप याद रखना कि विकासशील देशों का संविधानवाद किस प्रकार का है। संविधानवाद में वर्तमान में आप संकट देखने को मिल रहे हैं, ये भी एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है। यूजीसी नेट के पेपर में, मैं कह दूं यूपी पीजीटी में, हरियाणा पीजीटी एग्जाम में ये प्रश्न, हरियाणा पीजीटी की जो वैकेंसी आई है अभी, हरियाणा पीजीटी की बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है। पॉलिटिकल साइंस से अगर आप एमए हो तो हरियाणा पीजीटी का फॉर्म आप भर दीजिए, हरियाणा पीजीटी की अच्छी खासी वैकेंसी निकल कर आई है। संविधानवाद पर संकट क्या है? संविधानवाद पर कई प्रकार का आपको संकट देखने को मिल जाता है। संविधानवाद पे क्या क्या संकट है? आपातकाल युद्ध, आजकल बहुत से देशों में आपातकाल लगा देते हैं, तो जब आपातकाल लगता है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज है वो खत्म हो जाते हैं। भाई आपातकाल लगेगा तो आपातकाल की स्थापना करते ही जो संविधान के मूल्य हैं वो खत्म हो जाते हैं, आपके संवैधानिक मूल्यों का झोल टोल हो जाते हैं। गलत स्थान पर संप्रभुता का हस्तांतरण हो जाता है। कंट्रीज में आप देखोगे तो किसी गलत आदमी के हाथ में सत्ता आ जाती है। अभी भी आप देखोगे तो ये प्रॉब्लम है संविधानवाद को लेकर, इसी संविधानवाद की स्थापना नहीं हो पा रही, इसके ऊपर जो है संकट है ये। जैसे कि कोई आदमी चलो सद्दाम हुसैन बन गया, अभी देखो आपने देखा कि अफगानिस्तान में संप्रभुता गलत लोगों के हाथों में चली गई है। तो ऐसी गलत सत्ता चली जाती है, इसकी संविधानवाद की स्थापना नहीं हो पाती है। ये संविधान है, पाकिस्तान में भी संविधान है, लेकिन पाकिस्तान में आप बताओ वहां संविधानवाद है? नहीं। हर जगह हर जगह हर जगह एस्टेट सीटेट, गलत स्थान पर संप्रभुता का हस्तांतरण आपको देखने को मिलता है, पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। एक ही दलीय व्यवस्था, जैसे चीन है, अब ये सारी कंट्रीज में कवर हो गए। भाई संविधानवाद पे क्या क्या संकट है? एक ही दलीय व्यवस्था, अब चीन में एक ही दल है, तो एक ही दलीय व्यवस्था अगर रहेगी तो अब विकल्प कहां रहेगा? विकल्प नहीं रहेगा तो संविधानवाद नहीं रहेगा। चमत्कारी सत्ता, चमत्कारी सत्ता का मतलब क्या होता है? कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं। अब चमत्कारी सत्ता का मतलब क्या होता है? चमत्कारी सत्ता का मतलब होता है करिश्माई सत्ता। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो पूरे देश को, जैसे नाजीवाद आ गया, फासिज्म जिसे आप लोग कह देते हो, फांसीवाद आ गया, हिटलर जैसे लोग, मुसलिन जैसे लोग जो कहते हैं अरे मुझे भगवान ने भेजा, मैं सब कुछ कर दूंगा, तुम बिल्कुल बस ये मान के चलो, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, ये कर दो। सामाजिक समस्या, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, ये भी कारण है। तो ये सब संविधानवाद पे वर्तमान में संकट है कि आपातकाल युद्ध देखने को मिल रहा है, गलत स्थान पर संप्रभुता का हस्तांतरण देखने को है। ये जो सारी चीजें हैं, इसकी वजह से वर्तमान में सही प्रकार से संविधानवाद की स्थापना नहीं हो पा रही है। ये देखोगे आप तो प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। सामाजिक समस्या, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, लोग सामाजिक समस्या में फंसे। भाई आप लक्ष्य कब बनाते हो अपने जीवन का? आप एक बात समझिए, मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन का परम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। गुरुजी बिल्कुल ठीक है, भगवान का भजन करो और दिन दुनिया में कुछ नहीं रखा, सब बेकार है, सब खत्म है, सब कोई काम का नहीं है। आप कहोगे भगवान का भजन तब करोगे जब आपका पेट में भूखे पेट न, भूख क्या है वो? भूखे पेट न होए भजन गोपाला, वो सुना होगा ना। तो भूखे पेट न होए भजन गोपाला, तो भूखे पेट कैसे भजन करोगे आप? तो अभी क्या है कि लोगों के बीच में समस्या बेरोजगारी है। अभी आप लोगों को पढ़ाओ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, संविधानवाद लाओ, व्यक्ति की स्वतंत्रता पे महत्व दो, व्यक्ति के जीवन पे महत्व दो। अब सामाजिक समस्या है, अब व्यक्ति के जीवन तो तब महत्व दिया जाएगा। अब समस्या यह है कि हमारे देश में तो अभी भी लड़कियों को पैदा होती मार देते हैं, तो संविधानवाद तो बड़ी दूसरी चीज है भाई। बेरोजगारी, लोगों के पास नौकरी नहीं है। आप उनसे कहोगे भैया तुम भगवान की भक्ति करो, अरे तुम तो परम पुरुष हो, तुम महापुरुष हो, जेब में कृपया नहीं है तुम्हारे में, महापुरुष कैसे बनोगे? भुखमरी, गरीबी, भुखमरी, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो संविधानवाद कहां से आएगा? आदर्शों की स्थापना तब होती है जब व्यक्ति अपनी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। मैं आपसे अगर आज कहूं, महात्मा गांधी कहते थे कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो ब्रह्मचर्य का पालन के बारे में तब कहा गांधी जी ने जब उन्होंने परम सुख का आनंद ले लिया। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, जब आदमी चल लेता है बड़ी गाड़ी में तब उसे आनंद आता है पैदल चलने में। इसने गाड़ी देखी नहीं है तो उसे पैदल ही चला रहे हो जिंदगी भर, उसको बोल रहे हो पैदल चलना ही परम सुख है। तो कैसी बात करते हो पांडे जी आप? पैदल चलना ही परम सुख कैसे हो सकता है?
तो ऐसा लोगों को लगता है, मतलब मेरी कोई अप्रोच नहीं है इसमें, मैं आपको समझाने की बात बता रहा हूं कि ये इस प्रकार से प्रश्न को आप टैकल करोगे, ऐसा नहीं मेरे व्यक्तिगत विचार है ये, नहीं, ऐसी बातों को आप समझो। आप कभी जीवन में सोना पहने ही नहीं, और आप किसे कोई कहे कि अरे सोना वोना नहीं, बेकार चीज, सब बेकार चीज है, तो आप कैसे फिर? तो ये होती है। इसीलिए क्या है कि संविधानवाद तब स्थापना होगी संविधानवाद की जब आप बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी को दूर कर लोगे, तब संविधानवाद एक सर्वोच्च लेवल पर जाके स्थापना होती है, और नियमों से किसी चीज की स्थापना नहीं होती है। मुझे लगता है आप समझ गए, मेरी बातें आपकी समझ में आ चुकी हैं। तो ये था आज का टॉपिक, संविधान और संविधानवाद को लेकर संकल्पना जो हमने डिस्कस करी, आपको समझाया। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो आप कई प्रकार से पढ़ चुके हो, मैं आपको कई बार संविधान के बारे में पढ़ा चुका हूं कि दुनिया में बड़ा संविधान, छोटा संविधान, पुराना संविधान, नया संविधान, ठीक है। तो ये था संविधानवाद। तो अगर संविधानवाद से प्रश्न बनता है तो मुझे उम्मीद है कि आप अब प्रश्न को सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। प्रश्न को सॉल्व कर ले जाओगे, सॉल्व कर ले जाओगे। संविधानवाद क्या होता है, इसी प्रकार से अगर आप हमारे ये जो वीडियो है ये आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिलेगी। इस प्रकार से यू आर इंटरेस्टेड इन आर पेड बैचेस, तो आप पेड बैच में अगर इंटरेस्टेड हो, हमारे जो भी पेड बैचेस चल रहे हैं, यूजीसी नेट, टीजीटी, यूपीपीसीटी, टीजीटी, किसी प्रकार के, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का टॉपिक है संविधान, संविधानवाद, तुलनात्मक राजनीति का पॉइंट है। इसमें जब नोट्स में जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी दी गई है, तो नोट्स को एक बार आप गहराई से पढ़ लोगे तो आपकी समझ में कुछ और चीज़ें भी आ जाएंगी। तो नोट्स को एक बार देख लेना, और आप किसी भी पेज वेज की जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो सकता है ये क्लास जो है ये कई एप्लीकेशंस पे आपको देखती हुई नजर आए, कई जगह आप इस क्लास को देखोगे, हो सकता है बहुत सारे एप्लीकेशंस पे क्लास चल रही होगी, कई जगह आप इस क्लास को देख रहे होंगे, हरियाणा वाले भी इस क्लास को देख रहे होंगे, तो हरियाणा वाले चाहे इस क्लास को देख रहे हैं, यूपी वाले देख रहे हैं तो यूपी वाले, ठीक है, बिहार वाले देख रहे हैं तो बिहार वाले, ठीक है, आप एमपी वाले देख रहे हैं तो एमपी वाले, राजस्थान तो राजस्थान वाले। इस कॉमन कंटेंट एंड अवेलेबल फॉर ऑल, सबके लिए यूजफुल कंटेंट है, सभी एग्जाम में आपके काम आएगा, ठीक है। तो ये क्लास खत्म हुई, तुलनात्मक राजनीति का टॉपिक हमारा चल रहा है, ठीक है। पेड क्लास वालों आप सभी आनंद के साथ पढ़ो, तो ये नोट्स पढ़ लेना, कल की क्लास